together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Dream Jobs. दोस्तों आदाब, मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे ड्रीम जॉब में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के हवाले से. इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब. सर, आज का हमारे शो में आपका खैर मकदम है. जी, बहुत शुक्रिया. कबल इसके कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे जो गेस्ट है मोहम्मद फरियाद साहब, उनका मैं एक छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश कर दूं. प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब जो डीन हैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के. सर इसके साथ साथ HOD हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के. सर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यूनिसेफ मानू पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के, जो मैं आपको यहाँ बता दूं कि 3 सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो अब तक ये कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा प्रोजेक्ट जो है वो जारी है. इसके साथ साथ सर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ओहदों पर भी अपनी खिदमात दे चुके हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, प्लेसमेंट ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर USC नेट कोचिंग फॉर माइनॉरिटीज़, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर NSS और NCC और हेड प्रोक्यूरमेंट. आप कई सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और सर के कई सारे रिसर्च पेपर मुख्तलिफ ज़राए में पब्लिश हो चुके हैं. इसके साथ साथ सर को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए एक्सपर्ट भी बुलाया जाता है और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सर अपने लेक्चर भी यूनिवर्सिटीज़ में दे चुके हैं. और सर जो है वो सोशल मीडिया पर है मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स पर, मास कम्युनिकेशन टॉपिक्स पर भी जो है अपने जो है मज़ामीन पेश करते रहते हैं और तलबा से जुड़े रहते हैं. सर हमारे शो में आपका खैर मकदम है, ड्रीम जॉब में आपका खैर मकदम है. जी, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए. दोस्तों, ड्रीम जॉब आपको मालूम है कि एक ऐसा शो है जिसमें हम बात करते हैं तलबा के प्लेसमेंट के बारे में, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उनके कैरियर ग्रोथ में किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हम इस शो में बात करते हैं. तो आज प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर आप हमें अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएँ. जी, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तहत कच्ची बौली में हमारा कैंपस है, जहाँ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन चलता है. इसी स्कूल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म चलता है. ये शोबा 2004 में कायम किया गया था. जब रेगुलर मोड की पढ़ाई शुरू हुई थी तो सबसे पहले जो कोर्सेज शुरू हुए तो उसमें मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी शामिल है. उस वक्त MA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जो 2 साल कोर्स था वो शुरू हुआ था. उसके बाद BA ऑनर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी शुरू किया गया है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ये 4 साल मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कोर्स है, जिसमें कोई भी तलबा
कभी भी 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद भी दाखिला ले सकता है और उसके बाद 2 सेमेस्टर बाद भी वो एग्जिट कर सकता है, कोर्स छोड़ के जा सकता है। वो चाहे तो अगर 4 सेमेस्टर पढ़ के जाए, 6 सेमेस्टर पढ़ के जाए या 8 सेमेस्टर मुकम्मल करके भी जा सकता है। 2014 में शोबे में पीएचडी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक के प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट ऑफर करता है। जी जी जी। अच्छा सर, अगर इंटेक के बारे में बात की जाए तो पर कोर्सेज कितने इंटेक हैं? हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। बीए में 30 सीटें हैं, एमए में भी 30 सीटें हैं और पीएचडी चूँकि जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी जो तयशुदा जो कैटेगरी है यूजीसी की, हम उसको फॉलो करते हैं। जनरली 30 सीटें हमारे पास बीए और एमए में होती हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो दीगर जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी हम उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करते हैं। अगर सर हम कोर्सेज के बारे में बात करें तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए किस तरह की जो है तरबियत दी जाती है आपके यहाँ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स है ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड ही कोर्स है जी। और हमारे पास जो हमने सिलेबस डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरह किया है, चाहे वो यूजी का सिलेबस हो चाहे पीजी का, जिसमें हम 50% हम थ्योरी पे जाते हैं और 50% प्रैक्टिकल पे जाते हैं। जो थ्योरी की क्लासेस होती हैं वो डिपार्टमेंट में होती हैं और प्रैक्टिकल की क्लासेस के लिए हर एक सेमेस्टर में हमने कोशिश की है कि उसमें कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन बच्चों को मिले। हो सकता है जैसे कि प्रिंट जर्नलिज्म का स्पेशलाइजेशन है, ऑडियो जो प्रोडक्शन है उसका स्पेशलाइजेशन है ताकि बच्चा रेडियो में जा सके। पब्लिक रिलेशन एक फील्ड है जिसके बारे में हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। टीवी प्रोडक्शन है, वीडियो प्रोडक्शन है, ग्राफिक एनिमेशन है। तो ये तमाम जो प्रैक्टिकल हैं ये सब हम अपने कोर्स में अपने बच्चों को बहुत रिग्रेसली कराते हैं। और बच्चे मतलब हैदराबाद के अलावा भी दूसरे शहरों में जाते हैं? हमारे यहाँ चूँकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, तो इस वजह से हमारे पास जो तलबा आते हैं वो पूरे हिंदुस्तान भर से आते हैं। जो फॉर्म दस्तयाब हमें होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मौसूल होते हैं और उनके बीच में ही जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनका दाखिला होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्लासेस में एक पैन इंडियन लुक होता है, एक छोटा हिंदुस्तान बैठता है। तो ये भी क्लास की खासियत है कि कसीर तादाद जो हमारी होती है वो हैदराबाद के या तेलंगाना के साथ साथ यूपी, बिहार, बंगाल, केरला, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमाम सूबों से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। दिल्ली वगैरह में भी मैंने सुना कि आपके डिपार्टमेंट के बच्चे जो है ट्रेनिंग के लिए गए थे। हाँ, ट्रेनिंग, जहाँ तक प्लेसमेंट के आपने ट्रेनिंग की बात कही, इंटर्नशिप की बात कही, हम पूरे हिंदुस्तान में कराते हैं जी। स्टूडेंट जहाँ कंफर्टेबल होता है, जहाँ चाहता है वहाँ कराते हैं। खास तौर से हैदराबाद के अलावा जो दूसरे मेट्रोज हैं, खास तौर से दिल्ली है, मुंबई है, इवन कुछ स्टूडेंट्स बेंगलोर में करते हैं, गुड़गांव में करते हैं, नोएडा में करते हैं, गाजियाबाद में करते हैं, लखनऊ में करते हैं, पटना में करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट जहाँ चाहता है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करके टाई अप करें, उनको वहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाए। दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक काफी राज होते हैं, सुनते रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। The person who says it cannot be done should not interrupt the person
who's doing it. A Chinese proverb. आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हर नाकामी अपने दामन में कामयाबी व कामरानी के फूल लिए हुए है। नेपोलियन हिल। सत्याग्रह की लड़ाई हमेशा दो प्रकार की होती है, एक जुल्मों के खिलाफ और दूसरी स्वयं की दुर्बलता के विरुद्ध। ये कहा था सरदार पटेल ने। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब से। सर, क्या आपके शोबे में किसी खास मजमून या स्पेशलाइजेशन को चुनने का मौका भी मिलता है, एमए लेवल पर या बीए लेवल पर? जी देखिए, अच्छा सवाल किया। बीए में तो है, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो जेनरिक पेपर होते हैं जिसमें तलबा के सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा है। एमए में भी कुछ इस तरह का मामला है, लेकिन हमारा कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो मास कम्युनिकेशन के हर सेगमेंट के लिए फिट बैठता है। हर जो भी इसका ब्रांचेस हैं मास कम्युनिकेशन के, उन सभी चीज़ों की बहुत रिगरस पढ़ाई कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट ओवरऑल तमाम चीज़ों के, जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है, हमने यूनिसेफ के ताउन से जी। एक हेल्थ जर्नलिज्म का एक स्पेशल पेपर, हम हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी हैं जो यूनिसेफ के ताउन से पहली बार हिंदुस्तान में हेल्थ जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे थे। और ये देखिए, एक इत्तेफाक की बात है कि हमने 2018 में यूनिसेफ के साथ ये मुआहदा किया, एमओयू किया, और उसके बाद आप जानते हैं उसके 1-2 साल बाद ही कोविड-19 वबा फैली और उसका असर हमें देखने को मिला और उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई हेल्थ जर्नलिज्म के कोर्स की। तो हेल्थ जर्नलिज्म कोर्स भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस कोर्स को किया था, और आज बहुत सारे मीडिया इदारों में, टेलीविज़न चैनल्स में, अखबारात में वो हेल्थ बीट पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स मुकम्मल करने के बाद जो तलबा हैं उनको किन किन शोबों में या फील्ड में मुलाजमत के मौके दस्तयाब होते हैं? देखिए, मास कम्युनिकेशन का फील्ड बहुत ब्रॉड है, जी। बहुत ज़्यादा वसी है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो टेलीविज़न चैनल्स में जाते हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में, जो हैदराबाद से लेके दिल्ली तक और पटना से लेके लखनऊ तक में हमारे स्टूडेंट फैले हुए हैं और जो वहाँ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ न केवल उर्दू के अखबारात में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारात में भी अपने खिदमत अंजाम दिए हैं और कुछ दे रहे हैं। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर वो यूएस काउंसलेट में भी काम कर रहे हैं। वहीं कुछ एकेडमिक्स में भी गए हैं जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीआर सेक्टर में गए हैं और बढ़िया कर रहे हैं।
पॉलिटिकल पीआर में भी हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि कई सारी जो बड़ी लीडिंग जो इस तरह की पीआर एजेंसियां हैं उनमें काम या उनकी नुमाइंदगी हमारे बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या पास आउट्स कर रहे हैं। तो बहुत सारे शोबे हैं। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में भी कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं एडवर्टाइजमेंट की जहाँ हमारे तलबा जॉब कर रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। अच्छा सर, ये तलबा को फील्ड वर्क या इंटर्नशिप के मौके जो है कैसे दिए जाते हैं, या आपका मतलब टाइप है उनके लिए किसी बाहर की जो एजेंसी है उनके साथ? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात पे खासा जोर देती है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराई जाए, कोई ना कोई स्किल उन्हें सिखाया जाए। तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन तो बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्स ही है जिस पे हम उन्हें सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ लाजमी है कि हर स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टी में, समर वेकेशन में, वो कम से कम 1 महीने का इंटर्नशिप करेगा। ये हाँ, स्टूडेंट्स को ये सहूलत होती है कि वो अपने सहूलत के हिसाब से इदारा चुन सकता है, वो खुद भी राब्ता कर सकता है और हमारे डिपार्टमेंट भी इसमें उनकी मदद करता है। हम भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, उनके साथ टाई अप है और वहाँ उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को वहाँ इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे आपने सुना होगा कि भारत समाचार टेलीविज़न चैनल हो, भारत एक्सप्रेस हो, UNI था, PTI है, इन तमाम इदारों में हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं जहाँ वो इंटर्नशिप करते हैं। इसके अलावा जो दूर दराज से आए हुए अजला से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी अगर बहुत उनके पास सहूलत नहीं है कि वो कि मेट्रोज़ में जा सके, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके ही डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो इदारे मौजूद हैं इस तरह के अखबार या टेलीविज़न चैनल, वहाँ उनको इंटर्नशिप कराई जाए ताकि वो मीडिया की उन बारीकियों को वहाँ सीख सकें। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट से बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार भी होते हैं, तो उससे जो तलबा हैं उनको किस तरह के फ़ायदे मौजूद? देखिए, हमने डिपार्टमेंट जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों की ख़ास कोशिश ये थी कि स्टूडेंट्स को केवल बुकिश नॉलेज नहीं देना है, उनका ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। हम लोगों की एक फ़िक्र थी कि स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कंप्लीट एक्सपोजर हो स्टूडेंट की। तो इसके लिए इस मिशन पे काम करते हुए हमने कोशिश की है कि हिंदुस्तान में काम करने वाले और दुनिया के दूसरे गोशे खित्ते में भी काम करने वाले जो बड़े मीडिया के लोग हैं या जो जिनके मीडिया में जिन्होंने बढ़िया कारनामा अंजाम दिया है, उन लोगों को डिपार्टमेंट दावत दी जाए, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाए, वर्कशॉप कराया जाए और स्टूडेंट्स को उनसे तरबियत दिलाई जाए। जी जी। इस ज़िम्न में हमने कई सारे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस करते हैं। स्टूडेंट्स को हम उन लोगों के साथ थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे वो बारीकियां सीखते हैं और साथ ही साथ जब वो एक साथ 1-2 घंटे बैठते हैं उन लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि उनको ऐसे बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि उनके लिए रास्ता हमवार हो जाता है कि जब वो मीडिया में जाते हैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, तो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाती है। सर, अभी जो हालिया दिनों में AI के आने के बाद जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि AI जो है कितना आपके कोर्सेज में जुड़ना चाहिए, आपने या जोड़ने का कुछ सोच रहे हैं या जोड़ा आप लोगों ने AI? देखिए, मेरा मानना है कि AI के आने से हर शोबा कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है। जी, मीडिया भी हुआ है। अब तो आजकल AI के ज़रिए खबरें भी पढ़ाई जाने लगी हैं, एक वर्चुअल एंकर भी आने लगे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को बदल देगा AI, तब्दील कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। AI वही काम कर सकता है जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई हो, जितनी प्रोग्रामिंग की गई हो। ह्यूमन ब्रेन की जगह AI नहीं ले सकता। तो इंसानी जो जहन है, जो खुदा ताला ने दिया है, इंसान को फराहम किया है, जो एक विजडम फराहम किया है, वो विजडम AI के पास नहीं है। वो डेटा तो कैलकुलेट कर सकता है, वो जो मौजूद डेटा है उसके बुनियाद पर कुछ तैयार कर सकता है, लेकिन जो क्रिएट करना, नॉलेज क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मुझे लगता है कि AI के बस का नहीं है। तो इस हवाले से ह्यूमन ब्रेन की हमेशा ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों का काम, जैसे कंप्यूटर के आने से बहुत सारे लोगों का काम कम हो गया, या कंप्यूटर अकेले बहुत सारे लोगों का काम संभाल लेती थी जो कई लोग मिल के करते थे,
वैसे ही एआई आने से ये ज़रूर होगा कि लोगों, बहुत कम लोगों के से भी अब टेलीविज़न चैनल या अखबार के दफ्तर चल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी मुदाखलत ज़रूर होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए शायद हम तलबा को भी बताते हैं कि एआई के दौर में अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखें, अवेयर रहें, क्योंकि जो जी ज़माने के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, रेस से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो ज़रूर टेक्नोलॉजी से वाबस्ता रहें और खूब पढ़ें। सर, हालिया दिनों में आपने जो है यूनिसेफ से के साथ जो है पार्टनरशिप प्रोग्राम है, उसमें फेक न्यूज़ पर एक आपने बड़ा जो है डिटेल वर्कशॉप प्रोग्राम किया था, उसके बारे में सर मैं चाहूँगा थोड़ा बताएं आप। जी देखिए, अभी पिछले 20 बरस में मीडिया का सिनेरियो काफ़ी बदला है। जी, अभी जब हमने काम की शुरुआत की थी तो उस ज़माने में हमें बड़ा ये फ़ख्र होता था कि जो हम मीडिया हैं और हम जो चाहते हैं वही दिखाएंगे, लेकिन अब ऐसी सूरत नहीं है। सोशल मीडिया ने आज हर आम इंसान को भी कहीं ना कहीं एक जो मीडिया पर्सन की हैसियत बख्शी है और वो अपनी बात सोशल मीडिया के ज़रिए कह रहा है। लेकिन इसका एक खामियाजा भी है, एक दोधारी तलवार की तरह। सोशल मीडिया को मैं हमेशा मानता हूँ कि एक दोधारी तलवार की तरह है, जहाँ इसका सही इस्तेमाल हम अपने दिफा में कर सकते हैं, फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, वहीं अगर इसका नेगेटिव इस्तेमाल करें तो खलफशार भी फैल सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फसादात हुए हैं जो इस तरह के फ़र्ज़ी खबरों के ज़रिए हुए हैं, फ़र्ज़ी वीडियोज़ के ज़रिए हुए हैं, झूठी चीज़ें परोसी गई हैं। तो आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके सामने परोसी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या वो सही है, हक है, या उस बात में कितनी सदाकत है। इसलिए इसके भी अब टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत बढ़ गई है तो इसके भी बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं। गूगल जो एक जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उनके ताउन से हम लोगों ने एक फेक न्यूज़ पे किया था, गूगल इनिशिएटिव था उसका, फैक्टशाला के नाम से। Yes. तो जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताया जाता था, या आम लोगों को भी हम ये बताते हैं कि आप कोई भी खबर कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके लिए बुकलेट वगैरह भी आपने दिया। जी, उसमें हम कोई तस्वीर अगर बताई जा रही है, वो अमूमन छेड़छाड़ करके वो किसी बैरूनी मुल्क की तस्वीर को उठाया, और आपने देखा होगा कि जब नेपाल में जब ज़लज़ला आया तो वो दुनिया के किसी दूसरे इलाकों की तस्वीरें उठा के बता दी गई कि तो नेपाल की तस्वीरें हैं, जबकि वैसा नहीं था। इसको आप गूगल के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि वो तस्वीरें की तारीख क्या है, कितनी उसमें सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, या कोई भी इस तरह की। आजकल देखिए एआई में भी बहुत सारी इस तरह की गलत खबरें आ जा रही हैं, गलत चीज़ें कोट की जा रही हैं। तो ये पब्लिक का या ख़ास तौर से मीडिया में काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि जहां वो इस बात का ख्याल रखें कि वो फैक्ट ही पेश करें, वहीं इस बात का भी उनको हुनर होना चाहिए कि जो उनके सामने परोसा गया है उसको चेक कर सकें कि ये फैक्ट पे मबनी है या नहीं है। जी बिल्कुल। दोस्तों, अभी रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मीर तकी मीर की। खुदाए सुखन मीर तकी मीर उर्दू शायरी में एक बहुत बड़ा नाम है। हर दौर में उनकी शायरी को बेहद पसंद किया जाता रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। हर बड़े शायर ने उनके नक्श कदम पर चलकर शेर कहने की कोशिश की। मिर्ज़ा गालिब, जो ख़ुद उर्दू के एक बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, मीर के बारे में कहते हैं, रेखते कि तुम ही नहीं उस्ताद गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की पैदाइश फरवरी 1723 को आगरा में हुई। उनके वालिद मोहम्मद तकी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। बचपन ही में
मीर के सर से वालिद का साया सर से उठ गया। कुछ दिनों तक मुंह बोले चचा ने मीर की परवरिश की, लेकिन वो भी जल्द ही इंतकाल कर गए। सौतेले भाइयों ने अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ अरसा दिल्ली में मामू सिराजुद्दीन खां के पास ठहर कर तालीम हासिल की। कसमपुरसी, गुर्बत और अबतर माशी हालात ने उनके जहन पर गहरा असर डाला। उनकी शायरी में उसके नुमायाँ असरात नज़र आते हैं। मीर ने कई असनाफ में तबाह आजमाई की, लेकिन उनकी शिनाख्त गज़ल की वजह से है। उनकी शायरी में उनका ज़ाती गम इंसानी दुख दर्द की दास्तान बन गया। मीर ने अपनी शायरी में फ़ारसी तराकीब का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। वो अल्फाज को नगीने की तरह अपने शेर में जड़ देते हैं। मीर के अशार सुनने वाले को अपने सहर में जकड़ लेते हैं। उर्दू अदब का यह मायानाज शायर 20 सितंबर सन 1810 को इंतकाल कर गया। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है आपके दोस्त डॉक्टर हशमत के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's Career Show. दोस्तों, ब्रेक बाद आपका फिर से खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम ड्रीम जॉब्स में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब। सर, प्लेसमेंट के हवाले से मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जो तलबा हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट हैं, उनकी रहनुमाई प्लेसमेंट के लिए सूबा में किस तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं? हाँ, देखिए, ये बात बहुत फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म प्लेसमेंट के मामले में बहुत खुशनसीब है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जॉब की जो मुहैया है और मिलती रही है। बहुत आसानी से हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती रही है, जिनमें थोड़ी सी भी ख्वाहिश है जॉब करने की। डिपार्टमेंट भी इसमें करता है। बहुत सारे न्यूज़ इदारों को हम डायरेक्ट भी बुलाते हैं, जिनसे हमारा डायरेक्ट रब्ता है। और कुछ जहाँ पर वैकेंसीज़ कम होती हैं, वहाँ हम स्टूडेंट्स को भी भेजते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी एक प्लेसमेंट सेल काम करता है। प्लेसमेंट सेल भी इस तरह की प्लेसमेंट ड्राइव चलाता रहता है और उसके ज़रिए भी स्टूडेंट्स की का कैंपस प्लेसमेंट होता है। डिपार्टमेंट अपने लेवल पे भी कैंपस प्लेसमेंट कराता है। वहीं जहाँ जैसे मैं बताऊं कि अभी बीच में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक पोजीशन थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा गया, उनको गाइड किया गया कि वो जाएं और इंटरव्यू दें, और बच्चे कामयाब हुए, जॉब उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये एक तरह से मैं ये बात बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। जो भी बच्चा जॉब पास आउट स्टूडेंट जॉब करना चाहता है, उनको जॉब मुहैया हो जाती है, आमतौर पे उनको जॉब मिल जाती है। जी। ऐसा मैंने सुना है सर कि आपके डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं वो लद्दाख से जो है वो केरला तक बच्चे जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट में आते हैं और बच्चे यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बेखुशाइन बात ये है कि कारगिल से लेके कह सकता हूँ कि उस ज़माने में जब कारगिल वार हुआ था तो हमने कारगिल का नाम सुना था, वहाँ से भी बच्चे आए, केरला से। और आमतौर पे ये जो वो स्टेट्स जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ तालीम के लिए बच्चे कम निकलते हैं, जैसे गुजरात, हरियाणा, वहीं पर जो दूसरे इस तरह के सूबे हैं कि जहाँ कम, या नॉर्थ ईस्ट। तो हम खुशकिस्मत थे इस मामले में कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट में लगभग पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी रही है, चाहे वो कारगिल की हो, चाहे केरला की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स उन इलाकों से भी आना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश से भी बच्चों ने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन
हमारे यहाँ की कंडीशन है कि हमारे पास दाखिला उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने उर्दू मीडियम पढ़ा हो। इस वजह से हम उनका दाखिला तो नहीं कर सके, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटे डिपार्टमेंट के क्लासरूम में एक छोटा हिंदुस्तान बसता है। जी बिल्कुल। सर, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में मीडिया के शोबे में रोज़गार के मौके कैसे बदले हैं? देखिए, मीडिया का जो सिनेरियो है बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे मीडिया भी बदल रहा है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ाई मुकम्मल की थी और मीडिया में काम शुरू किया था, वो वीटा कैसेट पे रिकॉर्डिंग हुआ करती और बड़े बड़े कैमरे जिनको मतलब उठाना बहुत मुश्किल होता था। और आज के ज़माने में चिप में सारी चीज़ें समझ, वो कैसेट का ज़माना गया, CD गया, DVD, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। बल्कि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। DSLR कैमरे की जो क्वालिटी है वो मोबाइल फोन में आ गई है और एडिट भी कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से फौरन भेज सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मीडिया की जो तस्वीर है वो बदली है और रिक्वायरमेंट भी बदली है। आज उन लोगों की ज़रूरत है जो ग्राफिक्स जानते हैं, जो एनिमेशन जानते हैं, जो एडिटिंग जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, पहले शुरू में जब ये होता था कि भाई आप एविड जान सीखिए तभी आप एडिटिंग कर पाएंगे, FCP सीखिए तभी कर पाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आ गए, मोबाइल पे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कैनवास लेके तमाम है, जिस पे आप खुद से एडिटिंग कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आप उन टेक्नोलॉजी को सीखें। और एक बुनियादी बात जो मास कम्युनिकेशन के लिए जो मैं महसूस करता हूँ, जिस चीज़ में की गिरावट आई है, वो ये है कि आज किताबों को पढ़ने का जो चलन है, रिवाज है, वो कम हुआ है। लेकिन मीडिया में हम बार बार स्टूडेंट्स को पहली क्लास में ही कहते हैं कि वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस से ही पढ़ें, जो भी उनकी दिलचस्पी की चीज़ें हैं, जिस मौजू पे उनकी दिलचस्पी है, वो उसको पढ़ें और कहीं ना कहीं वो उनके कैरियर में मददगार साबित होगा। तो मैं बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि खूब पढ़िए, खूब किताबों को पढ़िए। सिर्फ जो गूगल पे जो नॉलेज पढ़ा है, जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, उससे भी निकलने की ज़रूरत है। हमें कुछ किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और वही आपकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएगा और मास कम्युनिकेशन को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर सर हम मास कम्युनिकेशन में हायर एजुकेशन की बात करें तो अगर जो तलबा MA करता है या BA करता है, MA करता है, तो मास कम्युनिकेशन में हायर एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकता है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे डिपार्टमेंट में, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि 2014 में हमने PhD शुरू की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 11 साल हो रहे हैं। और इन 11 सालों में हमारे डिपार्टमेंट से जिन बच्चों ने MA किया, पहले MA कोर्स ही था, तो उनके बाद बहुत सारे बच्चों ने नेट JRF क्वालिफाई किया और PhD में एडमिशन्स लिए। आज ये बड़े खुशी से मैं बता सकता हूँ कि जामिया हमदर्द की बात करिए, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स ही हैं जो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। UPPCS की बात करें तो वहाँ पे भी जो मास कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले हमारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो वहाँ का है, वहाँ भी क्वालिफाई करके हमारे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर या आज मास कॉम के HOD हैं कॉलेजेस में। इसके अलावा हिंदुस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जहाँ मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, वो चाहे MIT यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगह पे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पढ़ा रहे हैं और एकेडमिक्स पे अपना कैरियर बना रहे हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। PhD में जो एकेडमिक्स में जाने के लिए, हायर एजुकेशन में जाने के लिए मास्टर डिग्री शर्त है। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बुनियाद पर आप नेट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और अगर आपने नेट या JRF क्वालिफाई कर लिया तो आपको PhD के मौके फराहम कराए जाते हैं। और अगर JRF है तो हुकूमती हिंद एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको वजीफ़े के तौर पे है या फेलोशिप के तौर पे देती है, जिसके मदद से आप PhD करते हैं। और एक बार PhD जब मुकम्मल हो जाती है तो आप एकेडमिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एक टीचर की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से आपका तकर्रुर हो सकता है। सर, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मीडिया के मैदान में कामयाबी के लिए आज के तलबा में कौन कौन सी सलाहियतें होना ज़रूरी है? देखिए, मीडिया एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया में ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे जो कुछ भी है, एक मीडिया पर्सन को सब कुछ जानना चाहिए। तो अब जाहिर से बात है, हमें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गूगल के भरोसे नहीं बैठना है। मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप किताबें पढ़ें और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने निसाब की किताबें पढ़ें या कोर्स की किताबें पढ़ें।
जिस भी फील्ड में आपकी दिलचस्पी है, जिस मौजू में आपकी दिलचस्पी है, आप उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना और पढ़ने फिर उसके बाद एक्सप्रेस करना। जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, ख्यालात आएंगे। और दूसरा, टेक्नोलॉजी से अपने आप को वाकिफ़ कराना। आप टेक्नोलॉजी से आरास्ता रहिए, क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया तो टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस कर देगी। तो मैं स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जो मास कम्युनिकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, दोनों चीज़ों पे, एक तो खुद भी पढ़ें और खूब पढ़ें। मतलब एक आपके पास एक किताब हमेशा होनी चाहिए जिस किताब पे आप पढ़ रहे हो और आपको ये जुस्तजू हो कि इसको मुकम्मल करना है। और दूसरा, उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल फ़ोन में ही मैं अगर कहता हूँ आज के स्टूडेंट, लगभग ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। मोबाइल फ़ोन में ही इतने फीचर्स हैं कि अगर आप सब जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये बात बता दिया है कि वो बजाय नौकरी करने के वो यूट्यूब और इस तरह के प्लेटफॉर्म की मदद से कहीं ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, अपनी शिनाख्त बना सकते हैं और पूरे माशरे में उनकी जो उनका वीडियो है, उनके बनाए हुए वीडियोस हैं, वो टेलीविज़न चैनलों के बनाए हुए वीडियो से कई 100 गुना ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके हवाले से काफ़ी अच्छी मालूमाती गुफ्तगू की, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया सर। आपने मुझे दावत दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में, ड्रीम जॉब के अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने मेज़बान उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे ड्रीम जॉब्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।